As- Assalamu alaikum everyone. Today we will be talking about the valid contract and the essentials of valid contract. First of all, uh, what is valid contract? The valid contract is enforceable by law. In a valid contract, all the parties are legally bound to perform the contract. In order to enforceable, an agreement must possess the essential of a valid contract given in section 10. Its literal meaning, or we can say its simple meaning, is that कि जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वही होता है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, जिसमें सारी पार्टीज़ जो होती हैं एग्रीमेंट के अंदर, जो सारी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं उनको किसी भी तरीके से अपना प्रॉमिस जो होता है वो परफॉर्म करना होता है बाय एनी वेज। ठीक है, तो इसके अंदर इसेंशियल जो हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल्स जो हैं वो टोटल 10 हैं। तो नंबर 1 पे आता है ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। सो an offer is a starting point for a contract. In order to form an agreement, there must be an offer by one party and an acceptance of that offer by the other party. So its basic meaning is that कि एक और जो offer होता है वो एक starting point होता है contract का, जिसके अंदर हम अगर हमें एग्रीमेंट को फुलफ़िल करना है तो उसके अंदर सबसे पहले जो है एक पार्टी को ऑफ़र करनी होती है और वहीं पर ही दूसरी पार्टी को उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना होता है एज एन एक्सेप्टेंस। सो उसको कहते हैं एक्सेप्टेंस। तो हम उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या है कि C offers to sell his cycle to B for rupees 4,000. It is an offer. If B accepts the offer, there is an acceptance. So इसके अंदर इस एग्जांपल में ये बताया गया है कि एक C जो है ऑफ़र करता है अपनी साइकिल को सेल करने के लिए B को के 4,000 रुपये में। तो ये एक ऑफ़र हो गई, और अगर B ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर दिया तो इसको हम एक्सेप्टेंस कहते हैं। सो द नंबर 2 पॉइंट इज़ एसेंशियल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का जो दूसरा पॉइंट है वो है लीगल ऑब्लिगेशंस। सो in that definition, the parties to an agreement must create legal obligations. It means that if one party doesn't fulfill his promise, he shall be liable for breach of contract. इसका मकसद ये है कि जो पार्टीज़ जो हैं, जितनी भी पार्टीज़ जो हैं एग्रीमेंट के अंदर, वो अपनी ऑब्लिगेशंस, जो लीगल ऑब्लिगेशंस को अप्लाई करना लाजमी है उन दोनों के लिए। जिसके अंदर एक पार्टी जो है अगर अपना प्रॉमिस फुलफ़िल नहीं करती तो वो दूसरी पार्टी जो है वो उसके ऊपर लॉफुली ब्रीच का इल्ज़ाम लगा सकती है कि इसने हमारे एग्रीमेंट के अंदर ब्रीच कर दिया है, उसने रुकावट कर दी है, बैरियर लगा दिया है। तो इसके अंदर एक हम एग्जांपल बुक में से ही देख लेते हैं। So the example is that C offers to sell his watch to B for 800 rupees. B agrees to buy. It is a contract as it creates legal obligation. So you can see in that example कि एक C जो है ऑफ़र करता है अपनी वॉच को सेल करने के लिए B को ऑफ फॉर रुपीज़ 800। तो ये एक ऑफ़र हो गई, लेकिन B जब एग्री करता है टू बाय, मतलब एग्री करना मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीगली ऑब्लिगेशंस लग गई कि भाई एक बंदे ने ऑफ़र किया और लीगली उस दूसरे बंदे ने एक्सेप्ट किया, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसके अंदर लीगली ऑब्लिगेशंस आई। जैसे कि हम दूसरी एग्जांपल को देख लेते हैं कि एक हस्बैंड है, वो प्रॉमिस करता है अपनी वाइफ को पे करने के लिए मंथली $30, लेकिन कुछ टाइम बाद दोनों पार्टीज़ जो हैं सेपरेट हो गई, मतलब उनका तलाक़ हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया, और हस्बैंड ने उस टाइम क्या किया कि रिफ्यूज़ कर दिया पे करने से। जो $30 एवरी मंथ वो पे कर रहा था, उसने सेपरेशन के बाद रिफ्यूज़ कर दिया पे करने से। तो वो जो वाइफ है वो उसने सूट कर दिया, और जो वाइफ है अपना अमाउंट रिकवर नहीं कर पाई। तो ये क्या हो गया, ये एक इलीगल ऑब्लिगेशन हो गई। मतलब इन दोनों पार्टीज़ के बीच में जो एग्रीमेंट था उसका ब्रीच आ गया, उसके अंदर ब्रीच आ गया,
वो एग्रीमेंट अब वैलिड नहीं रहा, तो उसके अंदर इलीगल ऑब्लिगेशंस हो गई। सो उसका अब तीसरा पॉइंट जो है वैलिड एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो है लॉफुल कंसिडरेशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। द एग्रीमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसिडरेशन ऑन बोथ साइड्स, and the consideration is the price paid by one party for the promise of the other party. An agreement is enforceable only when both the parties give and receive something. The something given or received is called consideration. So इसका simple meaning ये है कि जो consideration जो है उसको कहते हैं गिव एंड टेक वाला सिस्टम, लाइक समथिंग फॉर समथिंग। अगर शॉपकीपर आपको कोई चीज़ बेच रहा है तो आप उसको इन रिटर्न मनी दे रहे हैं, आप उनको पैसे दे रहे हैं, तो ये क्या है, कंसिडरेशन होगी। अब लॉफुल कंसिडरेशन क्या होगी, जो लॉ के तहत कंसिडरेशन हुई हैं एग्रीमेंट्स के अंदर, उसको बोलते हैं लॉफुल कंसिडरेशन। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। सी एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर ₹10 lakh। ₹10 lakh इज़ द कंसिडरेशन फॉर सी एंड हाउस इज़ द कंसिडरेशन फॉर बी। इसके अंदर क्या बता रहा है कि जो सी ने जो है एग्री किया है अपना हाउस सेल करने के को बी को अपना हाउस सेल करने के ऊपर 10 लाख रुपए। अब इसके अंदर क्या हो गया, लीगल कंसिडरेशन क्या हो गई, सी को जो कंसिडरेशन हुई वो क्या हुई, उसने सेल किया 10 लाख रुपए जो है उसके लिए कंसिडरेशन में आ गया, और बी के पास कंसिडरेशन में क्या आ गया, हाउस। ये क्या हुआ, गिव एंड टेक वाला सिस्टम, समथिंग फॉर समथिंग। सो लेट्स गो फॉर द कैपेसिटीज़ ऑफ पार्टीज़। दिस इज़ द फोर्थ point of the essential of valid contract. Capacities of parties के अंदर ये होता है कि an agreement is enforceable if it is made by parties who are competent to contract. In order to be competent to contract, it is essential that the parties must be of the age of majority, of sound-minded, and not disqualified from contracting by law. An agreement with incompetent person is not a valid contract. So इसकी literal meaning ये है कि वही एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है जब दोनों पार्टीज़ जो हैं कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। मतलब जो उनका जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट जो है कैपेसिटीज़ ऑफ पार्टीज़ के अंदर जो रूल्स हैं उनके ऊपर फुलफिलमेंट लेकर आ रही हैं, सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर रही हैं। लाइक उसकी जो रिक्वायरमेंट क्या है, एज ऑफ मेजॉरिटी में आना चाहिए, माइनॉरिटी में नहीं आना चाहिए, मोर देन 21 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए दोनों पार्टीज़ की, और साउंड माइंडेड हो, बेवकूफ़ ना हो, पागल ना हो, साउंड माइंडेड हो, समझदार बंदे हों, और नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय दी लॉ हो। सही, ये 3 चीज़ें हैं जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कैपेसिटीज़ ऑफ पार्टीज़ के अंदर। तो इसकी एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। M, a person of unsound mind, agrees to sell his house to S for 20 lakh if it is not valid contract because M is not competent to contract. इसके अंदर वही बात आ गई, जो M है वो अनसाउंड माइंडेड है, लेकिन उसने क्या किया, अब एग्री कर दिया अपना हाउस सेल करने को, किसको, एस को, फॉर 20 लाख रुपीज़। लेकिन ये एग्रीमेंट या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा क्योंकि ये एम जो है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। So let's go for the 5th point, free consent. For a valid contract, it is essential that the consent of parties must be free. Consent is free when it is not obtained by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, or mistake. If the consent of either of the parties is not free, the agreement cannot become a contract. सो फ्री कंसेंट में ये होता है कि कंसेंट ऑफ पार्टीज़ जो हैं वो फ्री होने चाहिए। अब कंसेंट क्या है, कंसेंट का मतलब ये है कि जो पार्टीज़ जो हैं फ्री हों, विदाउट हैविंग कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। अब कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, ये चारों पॉइंट्स जो हैं फ्री कंसेंट के इसेंशियल्स हैं। अब फ्री कंसेंट के इसेंशियल्स में कोर्जन में ये आता है कि कोर्जन वो होता है एक पार्टी जो है प्रेशराइज़ करती है, फिज़िकली प्रेशराइज़ करती है दूसरी पार्टी को कि वो एग्रीमेंट तोड़ दे या एग्रीमेंट कर ले। और अनड्यू इन्फ्लुएंस में ये होता है कि प्रेशराइज़ करती है एक पार्टी दूसरी पार्टी को, मॉरली और मेंटली प्रेशराइज़ करती है।
और फ्रॉड में ये होता है कि आप फ्रॉड करते हो किसी के साथ, मिस स्टेटमेंट दे देते हो, आप इंटेंशनली मिस स्टेटमेंट दे देते हो। और मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक में क्या होता है कि मिस्टेकनली आपने अगर किसी के साथ गलत कर दिया, फ्री कंसेंट में नहीं रहे और मिस रिप्रेजेंटेशन कर दिया आपने गलती से, तो वो भी एक फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट, ये फिर अनवैलिडेटेड वॉइडेबल में आ जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सी कंपेल्स बी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एट गन पॉइंट, इट इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज द कंसेंट ऑफ बी इज़ नॉट फ्री। तो इसके अंदर क्या हुआ, सी ने ज़बरदस्ती प्रेशराइज़ किया बी को टू एंटर इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट एट गन पॉइंट। गन पॉइंट के ऊपर उस बंदे को, बी को, उसने कहा है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दो, अदरवाइज़ मैं आपको मार डालूँगा। तो ये क्या हुआ, ये फ्री कंसेंट नहीं हुआ, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। सो हम लेट्स गो फॉर दी 6th पॉइंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट। So in this object, the agreement must be made for a lawful object. The object of agreement is lawful if it is not fraudulent, illegal, immoral, opposed to public policy, or involves injury to the person or property of another. Every agreement with unlawful object or consideration is illegal and void. So इसका सिंपल मीनिंग ये होगी कि एग्रीमेंट वही होगा जिसके अंदर लॉफुल ऑब्जेक्ट के ऊपर एग्रीमेंट बनाया गया हो, या कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो रहा हो जिस जो प्रोडक्ट या सर्विस हो वो लॉफुल हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट के अंदर आती हो। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के अंदर फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता। लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ दिस। तो इसके अंदर ये है कि सी promises टू पे 5,000 रुपीज़ टू बी। If B beats D, the agreement is illegal as its object is unlawful. Like C ने प्रॉमिस किया कि भाई आपको मैं पे करूँगा 5,000 रुपीज़, सही है, लेकिन अगर उस शर्त पे अगर तुम D को बीट कर दोगे तो ये क्या है, ये इलीगल ऑब्जेक्ट हो गया, अनलॉफुल हो गया। लॉ इसके ख़िलाफ़ होता है, सही है। जो भी चीज़, जो भी एग्रीमेंट लॉफुल ना हो, इलीगल हो, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। अब लेट्स गो फॉर दी 7th पॉइंट, राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी oral or in written writing. However, if the contract is in writing, it is easy to prove in court. Where it is necessary that a particular contract must be in writing, signed, stamped, attested by witnesses and registered, it must fulfill all the requirement to become valid. अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग सेंस में ये होता है कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ओरल में भी हो सकता है, लेकिन राइटिंग में बेटर है। अगर राइटिंग में होगा तो वो इजी हो सकता है आपको प्रूफ करने में इन दी कोर्ट, और सबके साइन आप कर ले सकते हो। ओरली आप किसी से अप्रूव नहीं ले सकते, उसका प्रूफ नहीं हो सकता आपके पास, आपके हाथ में कोई प्रूफ नहीं होगा। अगर आप राइटिंग में लोगे तो फिर आपका साइन भी होगा, मिनिस्ट्री वगैरह से साइन होगा, अटेस्टेड भी हो सकता है, और विटनेसेस आपके हैंड में होंगे। तो इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। X verbally promises to sell his book to Y for 200. It is a valid contract because the law doesn't require it to be in writing. अब लॉ जो है, अब इसके अंदर लॉ रिक्वायर नहीं रखता कि भाई, लॉ जो है आपको ये नहीं कहता कि आप किसी बुक को सेल करने के ऊपर भी आप राइटिंग में लिख कर दें कि भाई हमने इसको प्रॉमिस किया कि हम आपको 200 रुपये में देंगे, लेकिन ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि ये लॉ के अंदर अनलॉफुल नहीं है, सही है। तो अब 8th में आ गए हम, 8 पॉइंट पे आ गए, सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29, एग्रीमेंट्स the meaning of which is not certain or capable of being made certain are void. The terms of an agreement must be clear, complete and certain. If the terms are uncertain, the agreement is void. So इसके अंदर क्या है कि जो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट है वो सारी क्लियर्स होनी चाहिए। हर बिटवीन बोथ दी पार्टीज़ टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं दोनों की तरफ से क्लियर, लाउड एंड क्लियर होनी चाहिए। जो बंदा सेल कर रहा है वो भी अपनी सारी डिटेल्स उसको डिलीवर करे, और जो बंदा ख़रीद रहा है चीज़ें वो भी अपने एंड से सारी डिटेल्स ले प्रोडक्ट की और प्राइसिंग्स की और हर चीज़ की, ताकि वो सर्टेनिटी बरकरार रहे, अनसर्टेनिटी ना आए।
अब 9th पे आ जाते हैं. 9th possibility of performance. In that part, a valid contract must be capable of being performed. An agreement to perform an impossible act is void. अब ये हो गया कि भाई इसकी आप हेडिंग से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या हो सकता है. पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ऐसा एग्रीमेंट हो या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जो परफॉर्म हो सके, और अगर ऐसा एग्रीमेंट है जो परफॉर्म नहीं हो सकता उसको हम वॉइड कर देंगे. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में वो इंक्लूड नहीं होगा. इफ़ द एक्ट इज़ लीगली और फिजिकली इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, द एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय लॉ. सही है. इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं. सी एग्रीज विद बी टू डिस्कवर अ ट्रेजर बाय मैजिक. द एग्रीमेंट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ. अब सी जो है एग्री हो जाता है बी के साथ कि वो एक डिस्कवर कर दे एक ट्रेजर को मैजिक की तरफ, मैजिक से. तो अब इसके अंदर लॉ का इसके अंदर कोई अमल दखल नहीं है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा. वैलिड नहीं होगा, वॉइडेबल होगा, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म होगा. सही है. अब 10th एंड लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं. नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड. हाँ, तो इसके अंदर ये है कि द एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी वन ऑफ दोज एग्रीमेंट्स विच हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड बाय द लॉ. Section 24 to 30 explains certain agreements which have been expressly declared to be void. For example, agreement in restraint of trade, agreement by way of wagers. So इसके अंदर ये होता है कि agreement जो है must not be one of those agreement which have been expressly declared to be a void by the law. सही. अब इसके अंदर ये है कि जो agreement जो है law की तरफ से declared ना हो कि भाई ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो वैलिड वॉइड होगा, मतलब इनवैलिड होगा. और आपको लॉ जो है हर जगह पर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होगा जिसके अंदर लॉ ने आपको शो या मेंशन नहीं किया होगा कि भाई ये वॉइड है, लेकिन वो एक्चुअल में वॉइड होगा. फॉर एग्जांपल, सी प्रोमिसेस टू क्लोज हिज बिजनेस. सही है. इफ बी पेज हिम 2 lakh, इट इज़ अ वॉइड एग्रीमेंट बिकॉज इट इज़ इन रीस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. सही है. अब इसके अंदर क्या है कि सी जो है प्रॉमिस करता है टू क्लोज हिज बिजनेस अगर बी जो है उसको 2 लाख रुपए दे दे. तो अब ये क्या है, ये वॉइड एक्सप्रेसिवली तो हमें नहीं पता कि भाई ये वॉइड है या नहीं, लेकिन एग्रीमेंट जो है वो रीस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है. इसकी दूसरी एग्जांपल भी ले सकते हैं कि भाई सी प्रोमिसेस टू पे 2000 टू बी इफ़ पाकिस्तान विंस द फाइनल ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप. तो ये क्या है, दोनों ये है प्रेडिक्शंस आ जाती हैं, इसके अंदर प्रेडिक्शन इंक्लूड हो जाती है. इसी की वजह से एग्रीमेंट जो है वॉइड हो जाता है. ठीक है. सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. थैंक यू वेरी मच. अरे नहीं.